बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा व्यापारी हुआ करता था। वीरेंद्र नाम था उसका। वीरेंद्र का मसालों का व्यापार था। वीरेंद्र का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। रेशम, मसाले, इत्र, कीमती पत्थर, सब कुछ उसकी नाव में लदकर अलग अलग देशों में जाता था। उसके पास नौकर चाकर थे, घोड़े और एक सुंदर सा घर था जहां वो अपने परिवार के साथ रहता था। वीरेंद्र की 3 बेटियां थीं, नैना, रुचिता और पायल। तीनों अपनी अपनी तरह से सुंदर थी, लेकिन नैना अपनी बहनों से ज्यादा सुंदर भी थी और उसके मन में दया थी और स्वभाव में सादगी थी। लोग कहते थे, नैना सिर्फ सुंदर ही नहीं है बल्कि समझदार भी है। नैना घर की देखभाल करती, पिता के लिए पानी, खाना, कपड़े, प्रेस, सब कुछ अपने पिता के लिए नैना ही करती थी। हर काम में उसकी सच्ची लगन दिखाई देती थी। नैना का बस एक ही सपना था कि उसकी शादी एक राजकुमार से हो। नैना हर रात एक ही सपना देखती थी कि उसकी शादी एक बहुत सुंदर राजकुमार से हो जाती है। वहीं दूसरी ओर रुचिता और पायल हर समय सजने संवरने, नए गहनों और महंगे इत्रों की फरमाइश करती रहती। पिताजी, इस बार मेरे लिए चमकदार जरी वाले लहंगे जरूर लाना। मुझे जरी वाले लहंगे बहुत पसंद है और मैंने देखा है कि ये देखने में भी बहुत सुंदर दिखते हैं। इसलिए मुझे जरी वाला लहंगा चाहिए। पिताजी, आप मेरे लिए जरी वाला लहंगा जरूर लाइएगा। अगर आप मेरे लिए लहंगा लेकर नहीं आएंगे तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। पिताजी, मुझे भी एक बहुत सुंदर साड़ी चाहिए। आप मेरे लिए एक सुंदर सी साड़ी ले आना। मुझे साड़ी बहुत अच्छी लगती है और मैं इस बार साड़ी खरीदना चाहती हूँ। इसलिए पिताजी, आप याद से मेरे लिए एक साड़ी जरूर ले आना। दोनों बहनों ने अपने पिताजी से अपनी अपनी पसंद के सामान लाने को कह दिया, लेकिन वहीं पर नैना खड़ी थी। लेकिन उसने अपने पिताजी से कुछ भी लाने को नहीं कहा। तभी वीरेंद्र अपनी बेटी नैना से कहते हैं, बेटी नैना, मेरी दोनों बेटियों ने मुझे अपने अपने पसंद की चीज लाने के लिए बोल दिया, लेकिन मेरी सबसे सुंदर और मेहनती बेटी ने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। बेटी, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे कुछ लाने को कहो। बताओ तुम्हें क्या पसंद है और मुझे तुम्हें क्या देना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? पिताजी, वैसे तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे लिए कुछ लेकर आएं, तो मुझे एक गुलाब का फूल चाहिए। गुलाब का फूल मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक गुलाब का फूल लेकर आएं। मुझे और किसी चीज की लालच नहीं है। ना ही मुझे महंगे कपड़े पहनना पसंद है और ना ही जेवर पहनना पसंद है। बस मेरे लिए एक छोटा सा गुलाब का फूल लेकर आइएगा। अगर आपको कहीं से कोई गुलाब का फूल मिले तो एक गुलाब का फूल मेरे लिए ले आइएगा। गुलाब? बस एक फूल? हाँ पिताजी, बस मेरे लिए एक गुलाब का फूल आप ले आइएगा। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी सबसे प्यारी बेटी नैना, जो मेरे लिए सारे काम करती है, मेरे स्वास्थ्य को लेकर हमेशा चिंतित रहती है, मेरे काम में मेरी मदद करती है, वो बेटी सिर्फ मुझसे एक गुलाब मांग रही है, तो मैं अपनी बेटी की ये एक छोटी सी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए एक गुलाब का फूल जरूर लेकर आऊंगा। वीरेंद्र ने सिर हिलाया और व्यापार के सिलसिले में निकल पड़े। उसे क्या मालूम था कि ये साधारण सा अनुरोध उसकी और उसकी बेटी की किस्मत को बदल देगा। सफर लंबा था। कुछ महीनों के भीतर व्यापार में बुरी खबरें आने लगी। एक जहाज समुद्र में डूब गया, दूसरे पर डाकू हमला कर गए, तीसरा रिश्वतखोर अधिकारियों ने जब्त कर लिया।
अब वीरेंद्र के पास न घर बचा, न दौलत, न सामान। लौटते वक्त वह थका टूटा और चिंताओं से घिरा हुआ था। रास्ते में जंगलों से गुजरते हुए बर्फबारी और तूफानों में वे एक दिन रास्ता भटक गया। वीरेंद्र को अपने व्यापार में नुकसान हो जाता है, इस बात की चिंता वीरेंद्र को अंदर ही अंदर खाने लगती है और वीरेंद्र चिंता में अपने घर का रास्ता भटककर जंगल के रास्ते में चला जाता है। शाम ढल चुकी थी, पेट में भूख, हाथ में खाली थैला। तभी घने जंगल का एक रास्ता दिखा जो एक विशाल और रहस्यमयी महल की ओर जाता था। वीरेंद्र जब सामने जाता है तो वह देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा महल है जो देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। वीरेंद्र ने चौंक कर उस महल को देखा। विशाल लोहे का दरवाजा लेकिन खुला हुआ। अंदर चारों तरफ बाग बगीचे, सुंदर फूल और टिमटिमाती मोमबत्तियों से जगमगाता दरबार। अजीब बात ये थी कि वहां कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। अंदर पहुंचते ही वीरेंद्र के सामने एक टेबल पर गर्मा गर्म खाना रखा था। रोटी, फल, सूप और मिठाइयाँ। यह किसकी मेहरबानी है? इस महल में कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरी इतनी मदद कौन कर रहा है? पता नहीं इसके पीछे कौन है। खैर जो भी हो, मुझे भूख बहुत तेज लगी है और आराम करने के लिए मुझे एक जगह की जरूरत है। तो आज रात में इस महल में ही खाना खा लेता हूँ और रात में आराम भी कर लेता हूँ। सुबह होते ही मैं घर के लिए निकल जाऊंगा। घर पर मेरी बेटियां मेरा इंतजार कर रही होगी और मुझे अपने घर जल्दी जाना चाहिए। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने वीरेंद्र को आमंत्रित किया हो। भूख से बेहाल वीरेंद्र ने खाना खाया। फिर बगल के कमरे में एक बिस्तर पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। सुबह हो जाती है। वीरेंद्र की नींद जैसे ही खुलती है, वीरेंद्र महल से बाहर निकल जाते हैं। वीरेंद्र बाहर निकलते हैं तो वे देखते हैं कि महल के बगीचे में बहुत सारा गुलाब का फूल खिला हुआ है। ये देखकर वीरेंद्र को अपनी बड़ी बेटी नैना की याद आ जाती है कि घर से निकलने से पहले बेटी नैना ने वीरेंद्र से गुलाब का फूल मांगा था। वीरेंद्र ने देखा सामने ही एक पेड़ पर सुंदर गुलाब खिले हुए हैं। मैं तो भूल ही गया था कि मेरी बेटी नैना ने मुझे एक गुलाब का फूल मांगा था। मेरी बेटी मुझसे कभी कुछ नहीं मांगती है और उसने इतने प्यार से मुझे एक गुलाब का फूल मांगा था, वो भी मैं भूल गया था। लेकिन इस बगीचे में गुलाब के फूल को देखकर मुझे एक बात याद आ गई। मैं अपनी बेटी को निराश नहीं करूंगा। उसके लिए मैं एक गुलाब का फूल लेकर जरूर जाऊंगा। मेरी बेटी गुलाब का फूल देखकर बहुत खुश हो जाएगी। मैं अभी इस गुलाब के फूल को तोड़ लेता हूं। इतना बोलकर वीरेंद्र एक गुलाब का फूल तोड़ लेते हैं।
लेकिन तभी एक गूंजती हुई गर्जना हुई, जैसे आसमान फट गया हो। वीरेंद्र ने पीछे मुड़कर देखा। सामने एक भयानक राक्षस खड़ा था। लंबा, लाल आंखें, पंजों जैसे हाथ और शेर की तरह मोटी आवाज। राक्षस को देखकर वीरेंद्र बहुत डर जाता है। वह राक्षस वीरेंद्र से कहता है, किसने मेरी इजाजत के बगैर मेरे बगीचे से गुलाब तोड़ा? क्या तुम वही हो जिसने मेरे बगीचे से गुलाब का फूल तोड़ा, वो भी मुझसे बिना पूछे? मुझे माफ कर दो, मैंने ही आपके बगीचे के गुलाब के फूल को तोड़ा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह गुलाब का फूल आपका है। मेरी बेटी ने मुझसे गुलाब का फूल मांगा था, इसीलिए यह गुलाब के फूल देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इस गुलाब के फूल को तोड़ दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी बेटी की इच्छा पूरा कर रहा था, मुझे माफ कर दो। तुमने मुझसे बिना पूछे मेरे महल के बगीचे से गुलाब के फूल तोड़े हैं। इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। उस फूल की कीमत तुम्हारी जान है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बेटियां मेरा इंतजार कर रही है। मुझे मेरे घर वापस जाने दीजिए। मेरी बेटियों का मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। मेरी बेटियां मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मेरे बिना रह नहीं पाएगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरे घर वापस जाने दीजिए। राक्षस कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी आवाज नर्म हुई। क्या कहा तुमने? तुम्हारी बेटियां हैं? अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी एक बेटी को मेरी सेवा में भेजना होगा, लेकिन ध्यान रहे वो अपनी इच्छा से आए, जबरदस्ती नहीं। अगर तुम्हारी बेटी अपनी इच्छा से मेरे साथ इस महल में रहेगी तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। लेकिन तुम्हें अपनी एक बेटी को यहाँ लाना होगा, वो भी उसकी मर्जी के साथ, तभी तुम जिंदा बच पाओगे, नहीं तो मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। वीरेंद्र को कुछ समझ नहीं आता है और वे अपनी जान बचाने के लिए वीरेंद्र उस वक्त उस राक्षस को हाँ कह देता है। तुम मुझे मेरे घर जाने दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगले 7 दिनों के बाद मैं अपनी एक बेटी के साथ तुम्हारे महल जरूर आऊंगा। फिलहाल तुम मुझे अपने घर जाने दो। मेरी बेटियां मेरा इंतजार कर रही होगी और वो मुझे लेकर बहुत चिंतित होगी। मुझे अपनी बेटियों से मिलना है। मैं अपनी बेटियों को दुखी नहीं देख सकता। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें 7 दिन का समय देता हूँ। 7 दिनों बाद तुम अपनी एक बेटी के साथ इस महल में आना, और याद रखना, तुम्हारी जो भी बेटी इस महल में रहने के लिए आएगी उसकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। तुम उसके साथ जबरदस्ती मत करना। तुम्हारी बेटी अपनी इच्छा से इस महल में रहने आएगी, तभी अपनी बेटी को लेकर आना। और हाँ, अगर तुम 7 दिनों बाद इस महल में वापस नहीं आए तो मैं खुद तुम्हारे घर आकर तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। राक्षस वीरेंद्र को अपने घर जाने के लिए एक तेज दौड़ने वाला घोड़ा देता है। वीरेंद्र बहुत डरा रहता है और डर के साथ ही उस घोड़े पर बैठ जाता है। घोड़ा बहुत तेजी के साथ उस महल से बाहर निकल जाता है और घोड़ा बहुत तेज दौड़कर समय के साथ वीरेंद्र को उसके घर पहुंचा देता है। वीरेंद्र जब अपने घर पहुंचता है तो वीरेंद्र की बेटियां वीरेंद्र को देखकर बहुत खुश होती हैं। वे बहुत खुश हो जाती हैं कि उनके पिता घर वापस आ गए हैं, वे भी सही सलामत। पिताजी, आप ठीक तो हो? आप रात भर कहाँ थे? हमें आपकी बहुत चिंता हो रही थी। पिताजी, आप घर वापस आ गए हैं, ये देखकर हम बहुत खुश हैं। बेटी नैना, मैं तुम्हारे लिए गुलाब लेकर आया हूँ। यह लो, यह रहा तुम्हारा गुलाब का फूल। तुमने मुझसे यह गुलाब का फूल मांगा था
और मैं भूल गया था, लेकिन मैंने याद से तुम्हारे लिए गुलाब का फूल ले लिया। लेकिन बेटी नैना, मुझे बहुत महंगा पड़ा यह गुलाब का फूल। क्यों पिताजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने तो आपसे एक साधारण सा तोहफा मांगा था, सिर्फ एक गुलाब का फूल मांगा था। फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आपको गुलाब का फूल बहुत ही महंगा पड़ा? बेटा, मुझे मेरे व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मेरे सारे नाव पानी में डूब गए और मेरे सारे मसाले खराब हो गए। अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। यह सोचकर मैं बहुत चिंतित रहने लगा और घर वापस जाते वक्त मैं रास्ता भटक गया और जंगल के रास्ते चला गया। जंगल में मुझे एक बहुत बड़ा महल मिला। उस महल में एक भी इंसान नहीं था, लेकिन महल बहुत ही सुंदर था। उस महल में मैं रात को रहा। उसी महल में मुझे खाने पीने को और सोने को सब कुछ मिला। जब सुबह मेरी नींद खुली तो मैं घर वापस आने के लिए उस महल से बाहर निकल गया, लेकिन तभी मैंने देखा कि उस महल में गुलाब का फूल है और मुझे याद आ गया कि मेरी बेटी नैना ने मुझसे गुलाब के फूल मांगे थे। इसलिए मैंने उस महल के बगीचे से गुलाब का फूल तोड़ लिया और यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही मैंने उस गुलाब के फूल को तोड़ा, वहां एक बहुत ही भयानक राक्षस आया और उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। उस राक्षस ने मुझसे कहा कि अगर मैं अपनी जान बचाना चाहता हूं तो मुझे अपनी एक बेटी को उस राक्षस को सौंपना होगा। मेरी बेटी जो अपनी मर्जी से उस राक्षस के साथ उस महल में रहने जाएगी, तभी मेरी जान बच सकती है, नहीं तो वो राक्षस मेरे घर में आकर मुझे मार देगा। एक फूल के लिए किसी राक्षस के पास जाना होगा? कैसी मूर्खता है! ये सब ये नैना की वजह से ही हुआ है। इसी की एक बेकार मांग की वजह से आज हमारा सामना एक राक्षस से हो गया है। अब हम उससे अपना पीछा कैसे छुड़वाएंगे? पिताजी, मुझे तो राक्षस के बारे में सोचकर ही डर लग रहा है। उस राक्षस के सामने खड़ा होने की हिम्मत कौन करेगा? मैं तो नहीं चाहूंगी। आपने क्यों वादा किया पिताजी? हमें अपनी बहनों की कुर्बानी नहीं चाहिए थी। पिताजी, आपने उस राक्षस से ऐसा वादा क्यों किया जो आप पूरा नहीं कर सकते हैं? मुझे भी उस राक्षस के बारे में सोचकर ही बहुत डर लग रहा है। उसके सामने तो मैं खड़े होने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। पिताजी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी मुसीबत में आप मेरी वजह से फंसे हैं और आपको उस राक्षस के पास जाने की जरूरत नहीं है। उस राक्षस के पास मैं जाऊंगी। मेरी एक छोटी सी मांग की वजह से आप इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, ये मैं नहीं जानती थी पिताजी। लेकिन अब वे समय आ गया है जब मैं अपनी गलती को सुधारूं। मैं उस राक्षस के पास जाने के लिए तैयार हूँ और मैं अपनी मर्जी से उस राक्षस के पास जाना चाहती हूँ। पिताजी, मैं जाऊंगी। आपने मेरी खुशी के लिए गुलाब लाने की कोशिश की थी, अब मेरी बारी है। मैं आपकी जान बचाऊंगी। नहीं बेटा, मैं तुम्हें वहां नहीं भेज सकता। वो जगह बहुत ही डरावनी है। उस महल में उस राक्षस के साथ कोई 1 घंटे नहीं रह सकता है और तुम्हें मैं उस महल में रहने के लिए भेज दूं? नहीं बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता है। मैं तुम्हें वहां कभी नहीं जाने दूंगा। मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ पिताजी। आपने जो वादा किया है मैं उसे निभाने जाऊंगी। नैना की बहादुरी, उसका त्याग और पिता के लिए प्रेम ने इस कहानी को ही बदल दिया था। अगले दिन नैना अपने पिता के साथ उसी रहस्यमय महल की ओर निकल पड़ती है जहां उसकी मुलाकात होने वाली थी एक शापित राक्षस से, जो सिर्फ एक चीज की तलाश में था, सच्चा प्रेम। धूप फीकी हो चुकी थी। जंगल की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। पक्षियों की आवाजें दूर थी और हवा में अजीब सी खामोशी थी। वीरेंद्र के मन में असहनीय दुख और डर था, लेकिन नैना, उसकी आंखों में न डर था न शिकवा, सिर्फ एक आत्मविश्वास, वादा निभाने का। बेटी, अभी भी सोच लो,
मैं तुम्हें उस भयानक जगह नहीं ले जाना चाहता। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो हम दोनों अभी इस महल से बाहर निकल जाते हैं। मैं तुम्हें कभी इस महल में दोबारा लेकर नहीं आऊंगा। जो होना है वो होना है, होकर ही रहेगा। बेटी नैना, होने को कोई नहीं बदल सकता। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। अगर कोई राक्षस है तो शायद उसे समझने की जरूरत है, डर की नहीं। आपकी जान बचाने के लिए एक राक्षस के पास क्या, अगर मुझे किसी के भी पास जाना पड़ता तो मैं जरूर जाती, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगी। सूरज ढल चुका था। महल की सीढ़ियां फिर से जगमगाने लगी थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा पार किया, वही दृश्य सामने आया। चमचमाती दीवारें, बगीचों में खिले फूल, हवा में गुलाब की खुशबू। इस बार कोई डरावनी आवाज नहीं आई, बस धीमी धीमी आवाज में दरवाजा अपने आप खुलने लगा। पिताजी, ये जगह तो किसी सपने जैसी है। ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी बहुत बड़े शाही महल में आ गए हैं। ये महल बहुत ही सुंदर है। पिताजी, महल जब बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर से और कितना ज्यादा खूबसूरत होगा। और हर सपना सच्चा नहीं होता बेटी। यह महल देखने में जितना ज्यादा सुंदर है और इस महल में जितने आराम है वो कहीं नहीं मिलेगा। यह बात बिल्कुल सच है। लेकिन इस महल में जो राक्षस है, इतना भयानक राक्षस है जिसके सामने यह महल एक सपना है, जो बाहर से देखने में अच्छा तो लगता है, लेकिन इस महल में कोई रह नहीं सकता। अचानक उनके सामने वही राक्षस प्रकट हुआ। विशाल लंबे कंधे, तेज लाल आंखें, लेकिन उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। उनके सामने एक राक्षस तो खड़ा था, लेकिन ये राक्षस दयालु राक्षस था। उसके अंदर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था और वे राक्षस देखने में बहुत ही शांत लग रहा था। तुम आ गई, वो भी अपनी इच्छा से। यह देखकर मैं बहुत खुश हुआ। तुम्हें इस महल में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें जो भी चीज पसंद है वो तुम्हारे सामने आ जाएगी। अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, अच्छा खाना, तुम्हें जो कुछ भी पसंद है वो सब कुछ तुम्हें इस महल में मिलेगा। बस तुम इस महल में खुश रहना। हाँ, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। मैं आपके साथ इस महल में रहने के लिए तैयार हूँ। अब आप मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। तुम्हारा पिता अब सुरक्षित है, वो जा सकते हैं। तुम्हारे पिताजी को अब मुझसे कोई खतरा नहीं। मैं जो चाहता था वो तुम्हारे पिता ने कर दिया है। अब मुझे तुम्हारे पिता से कोई शिकायत नहीं है और न ही उसकी जान को कोई खतरा है। वो बेफिक्र होकर यहाँ से जा सकते हैं। आपकी बेटी यहाँ बहुत खुश रहेगी। आपको अपनी बेटी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बेटी को यहाँ पर सभी चीजों की सुविधा मिलेगी। उसे किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से अपने घर जा सकते हैं। पिताजी, आपने जो किया वे सच्चे प्रेम से किया। अब मुझे वही प्रेम निभाना है। मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी पिताजी। और फिर नैना को उस महल में छोड़कर वीरेंद्र वहां से चले जाते हैं। अब नैना उस महल में रहने लगती है। महल बहुत बड़ा था, लेकिन नैना को अकेलापन महसूस नहीं हुआ। हर चीज उसकी सुविधा के लिए थी। सुंदर कमरा, नरम बिस्तर, स्वादिष्ट खाना, किताबों से भरी लाइब्रेरी, फूलों से सजा बगीचा। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, राक्षस रोज रात को उसके पास आता, खाना खाता और एक ही सवाल पूछता। नैना, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? माफ कीजिए, मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ और ना ही मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। नैना का जवाब सुनने के बाद राक्षस चुपचाप वहां से चला जाता है।
एक नई उम्मीद के साथ कि कभी न कभी नैना उस राक्षस को पसंद करने लगेगी और उससे शादी करने के लिए हाँ बोल देगी। इसी उम्मीद के साथ राक्षस रोज नैना से बातें करता, उसके साथ बैठता, उसके साथ बगीचे में घूमता और इसी तरह नैना का दिन अच्छी तरह बीत जाता और वे खुशी खुशी उस महल में रहती। धीरे धीरे नैना को महसूस हुआ कि राक्षस जितना डरावना दिखता था उतना ही कोमल दिल का है। वह उसे हंसाने की कोशिश करता, उसके सवालों के जवाब सुनता और उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखता। आपके महल में कोई और क्यों नहीं है? आप इस महल में अकेले क्यों रहते हैं? आपके इस महल में सिर्फ आप अकेले ही रहते हैं। क्योंकि मेरे साथ रहना आसान नहीं, मैं शाफित हूं। मेरी शक्ल देखकर कोई भी इंसान मेरे साथ रहने को तैयार नहीं है। लोग मुझसे डरते हैं, इसीलिए मैं इस महल में अकेला ही रहता हूं। किसने दिया आपको ये शाप और क्यों दिया? आपकी उससे क्या दुश्मनी थी जो उसने आपको इतना बड़ा श्राप दे दिया? वो एक लंबी कहानी है जो शायद तुम जानना नहीं चाहोगी। कभी फुर्सत से मैं तुम्हें यह कहानी सुनाऊंगा। दिन बीतते गए, हफ्ते बन गए। नैना को अब महल घर जैसा लगने लगा। वह बगीचे में फूलों को सजाती, पुस्तकालय में किताबें पढ़ती और हर रात राक्षस के साथ खाना खाती। राक्षस ने कभी भी उसे कैद जैसा महसूस नहीं करवाया। वे आजाद थी। नैना का मन अब कहीं और जाने का नहीं करता था। एक रात नैना को अपने घर की बहुत याद आती है। नैना अपने पिता को, अपनी बहनों को और अपने घर को बहुत याद करती है और उदास होकर अपने कमरे में बैठी रहती है। तभी वहां पर राक्षस आता है और वह देखता है कि नैना बहुत उदास बैठी हुई है। ये देखकर राक्षस नैना से कहता है, क्या हुआ नैना, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों दिख रही है? आज तुम इतना चुप क्यों हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझसे बता सकती हो। मुझे अपने पिताजी की याद आ रही है। बस एक बार घर जाना चाहती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, मैं एक बार भी अपने पिताजी से नहीं मिली हूँ। अब मुझे अपने पिताजी की बहुत याद आ रही है और मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अपनी बहनों से भी मिलना चाहती हूँ। कृपा करके आप मुझे मेरे घर जाने दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाऊंगी। राक्षस कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। अगर तुम अपने पिताजी से मिलना चाहती हो और अपने पिताजी से मिलकर तुम खुश होगी तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। तुम अपने पिताजी से मिलने के बाद अपने घर जा सकती हो, लेकिन वादा करो 7 दिनों के भीतर लौटोगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं लौटूंगी, मैं वादा करती हूँ। मेरी वजह से आपको कुछ नहीं होगा और मैं आपको भी याद करूंगी और मैं आपसे वादा करती हूँ कि 7 दिनों के अंदर ही मैं आपके पास वापस आ जाऊंगी। आप मेरा इंतजार कीजिएगा। रात के अंधेरे में महल ने फिर एक घोड़ा भेजा और नैना घर लौट चली। नैना अपने घर वापस आकर बहुत खुश होती है। नैना के पिता नैना को देखकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ तक कि नैना की दोनों छोटी बहनें भी नैना को देखकर बहुत खुश होती हैं और उसके मन में नैना को लेकर जरा भी जलन नहीं होती, बल्कि अपनी बहन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। नैना अपने पिताजी से खूब सारी बातें करती है, अपनी बहनों से भी खूब सारी बातें करती है। साथ बैठकर खाना खाते हैं और नैना बहुत खुशी से अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करती है।
और इस तरह 7 दिन बीत जाते हैं और नैना ये बात भूल जाती है कि 7 दिनों के अंदर ही उसे राक्षस के पास वापस जाना था। एक रात नैना सोई रहती है, तभी नैना को एक सपना आता है। सपने में नैना देखती है कि राक्षस जमीन पर पड़ा हुआ है और वह जीवित नहीं है, वह मर चुका है। इतना भयानक सपना देखकर नैना की आंखें खुल जाती हैं। नहीं, मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकती हूँ? मुझे जाना होगा, मुझे अभी महल के लिए निकलना होगा। मेरी वजह से उस राक्षस को कुछ नहीं हो सकता। अब नैना को समझ आ गया था, वह राक्षस को चाहने लगी है, उसके रूप से नहीं, उसके हृदय से। वे दौड़ती हुई उस महल की ओर निकल पड़ी। आसमान में बादल छाए हुए थे। नैना को कुछ नहीं सूझ रहा था। वो महल की ओर दौड़ती जा रही थी जैसे कोई उसकी आत्मा को खींच रहा हो। उसकी आंखों में सिर्फ एक चेहरा था, राक्षस का, जो अब उसके लिए डरावना नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा अस्तित्व बन चुका था जो उसके हृदय में गहराई तक उतर चुका था। महल पहुंचते ही कुछ अजीब महसूस हुआ। ना वो टिमटिमाती रोशनी, ना स्वागत करता बगीचा, ना चलती मोमबत्तियां, सब कुछ जैसे थम गया हो। अनुपमा महल के भीतर दौड़ती चली गई। कमरे, बगीचा, हर तरफ सन्नाटा था। अंत में गुलाबों के बगीचे में वह राक्षस जमीन पर पड़ा मिला। उसका शरीर शांत था। नहीं नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। आपको कुछ नहीं हो सकता। आप उठिए ना, देखिए मैं वापस आ गई हूँ। मैं भूल गई थी, मैं लौट नहीं पाई समय पर अब मैं समझ गई हूँ। मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। कृपया आंखें खोलिए, मैं वादा करती हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। कुछ क्षणों तक सब शांत रहा, फिर धीरे धीरे एक तेज रोशनी बगीचे को घेरने लगी। राक्षस का शरीर रोशनी से घिर गया। नैना पीछे हट गई, चौंक कर उसकी ओर देखती रही। नैना की आंखों के सामने राक्षस की भयानक आकृति धीरे धीरे बदलने लगी। वे राक्षस एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। अब नैना के सामने एक सुंदर तेजस्वी राजकुमार खड़ा था। उसकी आंखों में आभार था और चेहरा चमक रहा था। नैना, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। जिस श्राप की वजह से मेरा रूप राक्षस जैसा हो गया था, आज तुम्हारी वजह से मैं एक बार फिर इंसान बन गया हूं। नैना, एक चुड़ैल ने पूरे महल में आतंक मचा रखा था। मैंने उसे मृत्यु दंड दे दिया था। उसने मुझे श्राप दिया कि मैं एक राक्षस बन जाऊंगा और जब तक मुझे कोई सुंदर राजकुमारी अपनी मर्जी से शादी करने को तैयार नहीं हो जाती, तब तक मैं राक्षस बना रहूंगा। आज तुम्हारी वजह से मैं एक बार फिर इंसान बन गया हूं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप इतने दिनों से मेरे हाँ बोलने का इंतजार कर रहे थे? हाँ, तुम्हारी ना से भी मुझे सुकून था, क्योंकि तुम मेरे साथ थी। लेकिन आज तुम्हारी हाँ ने मुझे जीवन लौटा दिया है। अगले दिन पूरे महल में रोशनी फैल गई। अदृश्य सेवक अब मनुष्यों में बदल चुके थे। राजा, मंत्री, रक्षक और सेविकाएं, सबकी आंखों में खुशी थी। धूमधाम से अर्जुन और नैना का विवाह हुआ। वीरेंद्र, रुचिता, पायल सभी को बुलाया गया। राज्य फिर से खुशहाल हो गया। महल की दीवारों में संगीत गूंजने लगा और हर सुबह गुलाब के बगीचे में एक गुलाब खिला होता। अगर वो गुलाब मैं ना मांगती तो शायद हम कभी ना मिलते। कभी कभी एक फूल पूरी जिंदगी बदल देता है।